अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसाम है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एमडी कैट के पास पेपर्स के बारे में, तो लास्ट जो हमने एमडी कैट का पास पेपर डिस्कस किया था वो चैप्टर सॉलिड का था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, सॉरी वो लिक्विड का था। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर सॉलिड। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं पास पेपर्स के, क्योंकि हमने जो है कोशिश करेंगे हम कि इसको जो है ख़त्म करें। तो आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगी पास्ट पेपर्स की चैप्टर वाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर सॉलिड। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है सबसे पहले हमारे पास, कह रहे हैं आपसे कैलोजिन एंड एल्बुमिन आर। कैलोजिन और एल्बुमिन क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, ड्राइव प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो देखते हैं हम। तो देखो ये वैसे तो ज़्यादातर ये बायोकेमिस्ट्री का सवाल होता है, लेकिन अभी सॉलिड के अंदर क्योंकि है तो हम इसको बस डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सॉलिड के अंदर इसको डाला हुआ है हमने, तो सॉलिड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, वरना एक्चुअली ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई कैलोजन एंड एल्बुमिन बोथ आर सिंपल प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं भाई? सिंपल प्रोटीन्स होते हैं। सही है। अब सिर्फ हमने ये नहीं पढ़ना होता कि भाई जो भी ऑप्शन करेक्ट है बस वो आपको आंसर बता दिया और जो है हो गया। क्योंकि हमने जो भी, देखो असल में पास पेपर्स की वजह ये होती है ना कि भाई पास पेपर्स हमने इस तरीके से पढ़ना है कि जो जो टॉपिक आ रहे हैं ना हमने उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं कि बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि भाई बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है। ड्राइव प्रोटीन्स, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई यही सवाल आएगा कि भाई वो बता दो कि भाई कैलोजिन एंड एल्बुमिन क्या होते हैं, तो बस आप जो है यहाँ पे जो सिंपल प्रोटीन्स लगा के आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हमने फिर देखते हैं भाई ड्राइव प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं और पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि भाई कैलोजिन और एल्बुमिन क्या है। एक हमारे पास सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस अमाइनो एसिड। जो भी चीज अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करती है, ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं क्या है भाई? वो हमारे पास सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं सिंपल प्रोटीन का। अब ड्राइव प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो ड्राइव प्रोटीन्स की हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि भाई ड्राइव प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं जैसे कैलोजिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सारे हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज? ड्राइव प्रोटीन्स। जो सिंपल होते हैं वो ज्यादातर नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है, तो अब उनसे हम ड्राइव प्रोटीन्स बना सकते हैं सिंपल प्रोटीन से। जैसे कैलोजिन और एल्बुमिन से हम जो है ड्राइव कर सकते हैं किस चीज को, कोई भी ड्राइव प्रोटीन हम जो है उसको बना सकते हैं। पॉलीएमाइड्स क्या होता है? पॉलीएमाइड्स तो देखो एक बायोलॉजिकल प्रोटीन ही नहीं है। पॉलीएमाइड्स है ना, वो प्रोटीन ही नहीं है। और पॉलीसैकेराइड्स जो है क्या होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपको पता होगा, पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और अगर नहीं भी पता तो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसको जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो पॉलीसैकेराइड्स जो है, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ये सारे जो हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है इसके बाद हमारे पास, कह रहे हैं आपसे द क्रिस्टल्स ऑफ डैश आर आयोनिक सॉलिड। किस चीज के, इनमें से किस चीज के क्रिस्टल जो हैं वो आयोनिक सॉलिड बनाते हैं? अब आयोनिक सॉलिड को, आप इनको देखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं। आयोनिक सॉलिड वो होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट सॉलिड जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक सॉलिड जो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। अब आपको इनमें से ये देखना है कि भाई इनके अंदर किसके अंदर जो है आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो शुगर, शुगर के अंदर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता। आयरन, आयरन के अंदर, आयरन तो मतलब वो तो एक एलिमेंट है ना, तो वो तो आयोनिक बॉन्ड क्या ही बनेगा उसके अंदर। और डायमंड, डायमंड तो एक कार्बन की एक फॉर्म है बस, सही है। तो इसलिए जो है हमारे पास डायमंड भी ऑप्शन सही नहीं है इसके अंदर। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड चूंकि आयोनिक बॉन्ड बनाता है तो इसलिए वो जो है हमारे पास क्या होगा? आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। तो यहां पे हमने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दिया कि NaCl के क्रिस्टल जो होते हैं, नमक के क्रिस्टल जो होते हैं, वो क्या होते हैं? आयोनिक सॉलिड। क्योंकि क्योंकि वो क्या बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब उनके बारे में मैं और कुछ बताऊं अगर, तो दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये तो बता दिया। अच्छा आयोनिक बॉन्ड कब बनता है भाई? आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? ठीक है, ये भी सवाल है कि भाई आयोनिक बॉन्ड कैसे पता चलेगा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड तब बनेगा जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला मौजूद हो और एक नेगेटिव चार्ज वाला मौजूद हो। जब डिफरेंट चार्जेस कंबाइन होते हैं, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में कहूंगा, वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। वरना उसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है, अगर मैं आपको बता सकूं यहां से कि वो क्राइटेरिया क्या होता है आयोनिक बॉन्ड का,
बताऊंगा तो ये होगा कि यार कोई रिटन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, या जो है कुछ मौजूद नहीं है इसका, तो इसलिए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई आयोनिक बॉन्ड जो है क्या होता है, कब बनेगा आयोनिक बॉन्ड और कब बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास 9 की बुक के अंदर चूंकि आप लोग पढ़ते हो, लेकिन असल में मसला क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं उनकी उनके ऊपर बर्डन बहुत होता है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं माशाल्लाह से, और उनको जो है इतनी टेंशन होती है, इतने मसले मसाइल होते हैं कि जो है वो उनके दिमाग में जो है ना चीज़ बैठती तो है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती। तो इसलिए हमें जो है बार बार चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं भी जो है बार बार रिपीट कर दूं, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूं कि वो है, तो उन चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा रिपीट कर दूं। अच्छा भाई, 9 क्लास की बुक है, सही, और चैप्टर नंबर 4 है सिंध बोर्ड का। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमें एक क्राइटेरिया बताया है कि भाई आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा। तो ये देख लो वो क्राइटेरिया क्या है भाई। कह रहे हैं आपसे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मौजूद होगा ये। जब तक मैं क्राइटेरिया आपको ऐसे ही बताऊं कि देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नहीं पता तो वीडियोस के अंदर आप जो है अगर सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अच्छा, उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिटरमाइंस ये करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर शायद लास्ट वीडियो में भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था, व्हेन द डिफरेंस ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर की दो एलिमेंट्स के अंदर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 1.7 है, 1.7 से ज्यादा है, द बॉन्ड विल बी आयोनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसा होगा भाई, आयोनिक बॉन्ड 1.7 से ज्यादा है। और अगर 1.7 से लेस है तो भाई बॉन्ड होगा कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अभी क्योंकि हम जो है बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़े, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई बॉन्ड को इतना ज्यादा डिस्कस ना करें। तो इसलिए हम बॉन्ड को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्राइटेरिया कम अज कम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, NaCl बना रहे हैं ना भाई, NaCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 0.93, और क्लोरीन Cl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 3.16। जब इसको माइनस करोगे 3.16 को 0.93 से, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो कि अब आप खुद बताओ 2.1 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि 1.7 से ज्यादा है या कम है, 2.1। अगर कैलकुलेटर निकालने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को, तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि भाई 2.1 1.7 से ज्यादा होता है। तो अब ज्यादा है, तो जब मोर है, मोर देन 1.7, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का अब सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड वहां पे बन जाएगा। तो भाई आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो भाई आयोनिक सॉलिड वो कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल, 1 मोल की हीट अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर रही है, जबकि प्रेशर उसका कितना है 180 m, व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब वो मेल्ट होगा लिक्विड में तो वो उसको हम जो है किससे डिनोट करेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट को याद रखना, हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। किससे भाई, डेल्टा एच से। तो एच है, तो डेल्टा एच तो देखो सब में, लेकिन किसी के साथ एफ है, किसी के साथ वी है, किसी के साथ एस है, किसी के साथ एम है। अब क्या मतलब इन सब का, कि भाई डेल्टा एच एफ क्या होता है, तो डेल्टा एच एफ होता है। डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी हम बोलते हैं, जो हीट देते हैं ना 1 मोल की, उसको हम, हीट तो है वो, लेकिन उस हीट को इंथैल्पी बोलते हैं। किसी भी चीज को अगर हम हीट दें तो उसको इंथैल्पी कहेंगे। अब एफ है, तो एफ मींस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी हीट दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं भाई, कुछ फॉर्म करने के लिए। लेकिन यहां पे सवाल में क्या था कि उसको क्या करने के लिए हीट दे रहे हैं भाई, मेल्ट करने के लिए। किस चीज के अंदर मेल्ट करने के लिए, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर मेल्ट करना है, तो डेल्टा एच, फॉर्म तो नहीं कर रहे, बना तो नहीं रहे, मेल्ट कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डेल्टा एच वी, अच्छा वी मतलब वेपराइजेशन,
वेपर्स बनाने के लिए, लिक्विड वेपर्स मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डेल्टा एच वी नहीं कर रहे भाई, हम किसी चीज को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं मेल्ट करके। तो डेल्टा एच एस, डेल्टा एच एम देख लेते पहले भाई। डेल्टा एच एम, एम यहाँ पे मेल्टिंग के लिए, तो इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, भाई मेल्ट करने के लिए हीट दे रहे हैं तो इसलिए डेल्टा एच एम हो जाएगा वो इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। डेल्टा एच एस कोई भी चीज नहीं होती, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा एच एस कुछ भी नहीं होता, या अगर कुछ होता भी होगा तो कम से कम मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, और जहां तक मेरा अंदाजा है आपकी बुक के अंदर भी ऐसा कुछ कोई चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो डेल्टा एच एम के साथ हम जाएंगे कि भाई डेल्टा एच एम हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी किस चीज की बॉन्ड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है? पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए, आपको लिखना भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी का दूसरा नाम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता है या फिर इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी होता है। यह आपकी बुक में भी मौजूद है, यह आपकी बुक में भी मौजूद है, जिसकी वजह से मैंने इसको जो है यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो ये चीज आपको जो है पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, देखो बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। मेटेलिक सॉलिड को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के नाम से है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के नाम से। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी का भी नाम आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, मेटल एटम्स लूज देयर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, लूज कर देते हैं इनटू वैकेंट स्पेसेस एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दीज पॉजिटिव मेटल्स आइंस अरेंज देमसेल्फ इन 3 डायमेंशन, तो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक क्रिस्टल लेटिस में, एंड बॉन्ड विथ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो क्या कर देते हैं भाई, बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये एटम, ये एटम, एटम ने, हर एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया भाई, लॉस कर लिया, ठीक है। अब लॉस कर लिया तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं उसको, मतलब अब वो कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है, इसलिए हम उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अक्सर पुलिस की गाड़ी को मोबाइल कहा जाता है, क्यों भाई, क्योंकि वो हर जगह आसानी से आ जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाकी ये मेटल आइंस हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस किया मेटल आइंस हो गए, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहलाती है। अब देखते हैं कि भाई क्या हमें समझ आया। अब एमसीक्यू का टाइम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भाई ये बताया गया, बॉन्डिंग। किस चीज की बॉन्डिंग, क्या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। आयोनिक बॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ा, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल के बारे में हाँ हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए मेटेलिक बॉन्ड हम जो है कह सकते हैं कि भाई मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्रेस करने के लिए वो हुआ है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको पढ़ते हैं हम। इट एक्सप्लेन द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर ईच Na इज सराउंडेड बाय, Na जो है सराउंड करता है बाय द किसके, डैश क्लोरीन। अच्छा ये देखो, ये यूनिट सेल का टॉपिक है, ये वैसे क्योंकि एक मुश्किल टॉपिक होता है और मुश्किल के साथ साथ ये पूरा एक्सप्लेन किए बगैर समझ नहीं आता, लेकिन कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको जितना समझा सकूं कि भाई इसके अंदर क्या होता है। हमारे पास हम कह रहे हैं कि ये देखो जितने भी हमारे पास यहाँ पे Cl होते हैं, क्योंकि Cl की जो है क्वांटिटी बराबर होती है, तो एक Na देखो 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। NaCl की जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास 3 डायमेंशन बनता है, तो एक Na जो है सराउंड करते हैं कम से कम 6 क्लोरीन। एक Na जो सराउंड होता है वो कम से कम 6 क्लोरीन से सराउंड होता है। तो इसलिए जहां पे भी NaCl का इसके अंदर डिस्कस आया है, वैसे इसके अलावा जो है ना इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं बनेगा। इस टॉपिक से अगर कोई सवाल बनता है तो वो यही बनेगा कि भाई Na
सराउंड कर रहा है क्लोरीन को, कितने Na सराउंड, कितने Na यूज होंगे और कितने क्लोरीन यूज होंगे। तो भाई Na भी हमारे पास 6 यूज होते हैं और क्लोरीन भी हमारे पास 6 यूज होते हैं। तो इस सराउंडेड बाय डैश क्लोरीन लिखा हुआ है तो हम खामोशी से आंसर लगा देंगे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। तो इस तरह जब Na 6 यूज हुआ है तो भाई क्लोरीन भी कितना यूज होगा, इसके अंदर 6 ही यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे दूसरा सवाल है बिल्कुल सेम एज इट इज 2013 के अंदर आई है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl क्रिस्टल इज, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा भाई 6 ही होगा, क्योंकि Na कहूं Cl कहूं दोनों के अंदर जो है 6 ही जो है एटम आएंगे 6। ठीक है, तो एक और सवाल 2000, अच्छी तो सेम सवाल हो गया है, 2 दफा रिपीट हो गया। ठीक है, 2013 का ये तो जो है वो सेम ही होगा। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इज NaCl इज 6, तो वो भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे भी 6 आंसर आएगा, इससे ऊपर वाले में भी 6 आंसर आया, उससे ऊपर वाले में भी 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर ड्यू टू। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो ग्रेफाइट की, वो एक डायरेक्शन में ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, और दूसरी डायरेक्शन में उससे कम होती है। क्या मतलब, क्यों भाई, किसकी वजह से होती है? 4 ऑप्शन है। तो अभी मैं आंसर बता दूं तो गलत हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूं एक एक सब करके चारों जो है उसको। ओह ये थोड़ा सा जो है ना टेढ़ा हो गया। इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं कि भाई आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन स्ट्रक्चर। तो जब भी कोई दो या दो सॉलिड, अलग अलग सॉलिड, ठीक है, जो अलग अलग हों, तो वो उनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन इसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूं कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी, ये तो दो अलग अलग सॉलिड सेम स्ट्रक्चर है, और यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ताल्लुक नहीं है। क्लेविज प्लेन, क्लेविज प्लेन कहते हैं कि किसी भी ब्रेकिंग ऑफ एनी क्रिस्टल फ्रॉम वन प्लेन, किसी भी चीज को एक जगह से काटा जाए, मतलब कोई भी चीज है, जैसे ग्रेफाइड है, मैं यहां से इसको कट कर दूं तो ये क्लेविज प्लेन कहलाएगा। लेकिन क्या इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कोई ताल्लुक है कि कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ कोई इमेज को कोई वो इम्पैक्ट डाल लिया यहाँ पे? तो नहीं, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई इम्पैक्ट डाल लिया। फिर सिमेट्री, सिमेट्री कहते हैं कि भाई दो बॉडी सेम शेप के अंदर हो, सेम स्ट्रक्चर। जैसे इंसान, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि भाई मैं बोलूं कि मैं एप्पल काट रहा हूं, एप्पल काट रहा हूं, तो एप्पल को मैंने बीच से काट दिया, तो एप्पल को बीच से काट दिया तो एप्पल एक सिमेट्री है। ठीक है, बीच से काटूंगा तो जितना जैसा उल्टा हाथ पे होगा वैसे सीधे हाथ पे होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। ठीक है, तो सेम शेप को हम बोलते हैं कि भाई सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री हो गया, लेकिन इससे तो कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ताल्लुक ही नहीं है। फिर एनिसोट्रॉफी, एनिसोट्रॉफी क्या होता है? 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जाहिर है चौथा ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो अलग होती है हर अलग अलग डायरेक्शन से, डायरेक्शन के अंदर। क्या मतलब, ग्रेफाइट ले लिया भाई, ग्रेफाइट की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, हाँ ग्रेफाइट की बात की थी तो हमने ग्रेफाइट से समझते हैं कि भाई ग्रेफाइट क्या मतलब, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक आइंस चाहिए होते हैं और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिजली जब पास होगी जब या तो आइंस मौजूद हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, और ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पानी में से बिजली पास नहीं होती, पानी अगर प्योर है तो। अब पास करनी है, क्या करूंगा, नमक डाल दूंगा, नमक डालते ही भाई आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, Na पॉजिटिव आइंस और Cl नेगेटिव आइंस, तो प्रोड्यूस हो गए। तो अब इसका मतलब कि भाई अब नमक वाला पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैंने यहां से पहले कनेक्ट किया, पहले देखो यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, इस जगह से और इस जगह से ग्रेफाइट के। अब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा मौजूद नहीं है। कोई ऐसी जगह हो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद नहीं होंगे, मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। क्यों भाई, अब बोलो क्यों नहीं हो रही? तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन उस तरफ मौजूद नहीं होंगे, नहीं हो रही। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। अब मैंने वही बैटरी मैंने यू करके कंडक्ट कर दी, इस तरफ से और इस तरफ से। अब यहाँ पे जैसी कनेक्ट की, यहाँ पे फौरन ही क्या मिल गया भाई इसको, देख यहाँ पे कनेक्ट होते ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इसने बोला चलो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता हूं। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब डायरेक्शन की वजह से यहां पे कंडक्टिविटी में फर्क आया, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क आया ड्यू टू द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ज्यादा होगी दूसरे डायरेक्शन के मुकाबले में। क्यों होगी भाई? तो एनिसोट्रॉपी की वजह से होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन, ये भी सेम सवाल हो गया, तो ये भी वही आंसर होगा 9 का। द स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये कंप्लीट नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसके बने हुए नहीं थे तो इसलिए कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 11 के अंदर देखते हैं, वाइल फाइंडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करते हुए किसका भाई? क्लोरीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं टू कंप्यूट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? देखो कोई भी एटॉमिक मास हम मालूम करते हैं ना, तो उसके लिए हम जो है एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं और वो होता है कार्बन 12। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जैसा समझने वाला तो है नहीं, या तो अब मैं पूरी थ्योरी बताऊं, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो आप बस सिंपली जो है ये देखो कि भाई कोई भी किसी भी चीज का एटॉमिक मास आपसे बोलेंगे भाई फाइंड करने के लिए, ज्यादातर चीजों का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम जो है यूज करते हैं कार्बन 12 का। ठीक है, तो बस ये 11 एमसीक्यूज थे इसके अंदर, तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, थोड़ा कम ही एमसीक्यूज बनेंगे इससे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो कोशिश होगी मेरी कि जो है नेक्स्ट डे आपको जो है वीडियो अपलोड कर दूं मैं। तो तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।